बच्चों, हम बात कर रहे हैं ऋण पत्रों के निर्गमन एवं शोधन की, और शोधन में आज हम शुरू करने वाले हैं परिवर्तन द्वारा शोधन एवं खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन, जिसमें आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण संख्या 28 से 33 तक उदाहरणों को हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन। खुले बाजार से क्रय द्वारा मोचन या शोधन, जब एक कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को तत्काल रद्द करने हेतु खुले बाजार से ऋण पत्रों की खरीद करती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार के माध्यम से कंपनी के पास यदि पर्याप्त कोष उपलब्ध है तो कंपनी अपने ऋण पत्रों को स्वयं कभी भी क्रय कर सकती है और उन्हें रद्द कर सकती है। ऐसे ऋण पत्रों को खुले बाजार में क्रय द्वारा मोचन या शोधन कहलाता है। अगर कंपनी ये प्रक्रिया अपनाती है तो जिन ऋण पत्रों को वो क्रय करके रद्द करेगी, ऐसे ऋण पत्रों का शोधन खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन समझा जाएगा। इस विधि में कंपनी को यह लाभ है कि कंपनी अपनी सुविधा अनुसार ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है, यानी कंपनी के पास जब पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध है तब कंपनी और उसके पास ऋण पत्र बिकने के लिए आ रहे हैं तो वो ऐसे ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है। अर्थात जब कंपनी के पास अतिरिक्त कोष उपलब्ध हों, इसके संबंध में जर्नल प्रविष्टियां क्या क्या की जाएंगी। सर्वप्रथम, ऋण पत्रों को क्रय करने पर डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऋण पत्र एक दायित्व है, उसे रद्द करने पर उसे डेबिट किया जाएगा। और टू बैंक इसलिए क्योंकि कंपनी को ऋण पत्रों को क्रय करने पर ऋण पत्रधारी को भुगतान करना होगा तो कंपनी के बैंक शेष में कमी होगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि यदि ये ऋण पत्र मान लीजिए लाभ या हानि पर क्रय किए जाएं तो क्या होगा, ये एक मुख्य बात समझने की है। ऋण पत्रों को क्रय करते समय यदि लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी मान लीजिए एक ऋण पत्र जिसका अंकित मूल्य 100 रुपए है लेकिन आपने उसे 98 या 95 रुपए में क्रय किया है तो उस लाभ को प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन के नाम से जर्नल प्रविष्टि में क्रेडिट किया जाएगा, यानी जर्नल प्रविष्टि डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन होगी। ऋण पत्रों को क्रय करते समय यदि हानि हुई है तो इसे लॉस ऑन रिडेम्पशन के नाम से डेबिट किया जाएगा, यानी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन को पूंजी संचय में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। यदि प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन हुआ है तो उसे पूंजी लाभ मानते हुए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन यदि लॉस हुआ है तो उस लॉस को आपको प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट से चार्ज करना है, यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ही उसे चार्ज करना है, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडेम्पशन। उदाहरण संख्या 28 की बात करते हैं। अब एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 20,000 रुपए के अंकित मूल्य के ऋण पत्रों को खुले बाजार से निरसन यानी कि निरस्त करने के लिए 92 रुपए पर खरीदा। एक ऋण पत्र जो कितने का है, 100 रुपए का है, और उसे क्रय कितने में किया है, 92 रुपए में किया है, यानी एक ऋण पत्र को वापस क्रय करने पर 8 रुपए का लाभ होगा। स्पष्ट है। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि यदि क्रय करने पर लाभ हो तो उसे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन के नाम से क्रेडिट करना है और साथ ही साथ उसे कैपिटल रिजर्व में लेकर जाना है, क्योंकि ये एक पूंजी लाभ माना जाएगा। तो जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। और राशि किस तरह से लिखी जाएगी, तो पहले यहां पर ऋण पत्रों की संख्या समझ लीजिए। ऋण पत्रों की संख्या है 200, क्योंकि 20,000 रुपए अंकित मूल्य के ऋण पत्र हैं और एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए है। तो अब जरा ध्यान दें, डिबेंचर्स में 20,000 लिखा जाएगा क्योंकि 200 ऋण पत्र हैं, इन्हें गुणा किया जाएगा 100 से। बैंक में 200 गुणा 92 और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन में 200 गुणा
8। तो ये अमाउंट जो होगा वो होगा यहां पर तो 18,400 रुपए और यहां पर अमाउंट होगा 1,600 रुपए। अब ये जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपने क्रेडिट किया है, ये पूंजी लाभ है और इसे कहां हस्तांतरित किया जाएगा? पूंजी संचय में, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और राशि होगी 1,600 रुपए। उदाहरण संख्या 28 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 29 की। एक्स लिमिटेड ने निर्णय लिया कि वह 250 12% ऋण पत्र जिनका प्रति मूल्य 100 रुपए यानी 25,000 के ऋण पत्र हो गए का मोचन करेगी, जिनका कुल मूल्य 25,000 रुपए है। इस उद्देश्य हेतु कंपनी ने स्वयं के 20,000 रुपए मूल्य के ऋण पत्रों का क्रय 98 रुपए 50 पैसे प्रति ऋण पत्र पर किया, जिस पर 100 रुपए का खर्च और हुआ, यानी 98 रुपए 50 पैसे में तो ओपन मार्केट से क्रय किया है और इन्हें क्रय करने पर 100 रुपए का खर्चा हुआ है। शेष राशि जो कि 5,000 रुपए है के ऋण पत्रों को लॉटरी द्वारा निकालकर मोचित किया गया। रोज नामचा प्रविष्टियां दे। यह मानिए कि एक्स लिमिटेड एक अन्य असूचीगत कंपनी है और अगर अन्य सूचीगत कंपनी है तो यहां आपको दो प्रोविजन फॉलो करने होंगे। एक तो आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का निर्माण करना होगा 10% की दर से और साथ ही साथ जिन ऋण पत्रों का आप शोधन करने जा रहे हैं उसके 15% के बराबर राशि आपको शोधन विनियोग ऋण पत्रों को शोधन विनियोग खाते में विनियोग करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहां आपको शोधन करने की जर्नल प्रविष्टियां देनी है। तो सबसे पहले आपको 10% राशि डीआरआर में ट्रांसफर करनी होगी। 25,000 रुपए के ऋण पत्र हैं जिनका 10% होता है 2,500 रुपए और जर्नल प्रविष्टि होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और अमाउंट होगा 2,500 रुपए। ये 25,000 का 10% निकाला गया है क्योंकि नए प्रावधानों के अनुसार आपको बकाया ऋण पत्रों के 10% के बराबर राशि डीआरआर में डालनी है यदि कंपनी अन्य असूचीगत कंपनी हो तो। अब बात कर रहे हैं ऋण पत्रों का जो मूल्य है वो 25,000 रुपए है और 25,000 का 15% आपको विनियोग करना होगा। 25,000 का 15% जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये राशि निकल कर आती है 3,750 रुपए। इसकी एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और राशि होगी 3,750 रुपए। ये शोधन से पूर्व आपको ये काम करना होगा। ये 25,000 का 15% है और ये 25,000 का 10% है जैसा कि प्रोविजंस में रखा गया है। अब बात करते हैं शोधन वाले वर्ष में इस विनियोग को बेच दिया जाएगा जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट और अमाउंट होगा 3,750। क्योंकि जब ये नहीं बताया गया है कि विनियोगों को कितने में बेचा है तो हमने उन्हें अंकित मूल्य के बराबर विक्रय किया है। 20,000 ऋण पत्रों को हमने ओपन मार्केट से क्रय किया है और जैसा कि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कुछ फायदा हुआ है तो पहले कितना फायदा हुआ उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 ऋण पत्र, वही 20,000 रुपए मूल्य के हैं तो 200 ऋण पत्र होंगे। इनको आपने 98 रुपए 50 पैसे की दर पर क्रय किया है और जब आप ये देखते हैं तो इसको गुणा करने पर जो राशि आती है वो 19,700 रुपए आती है। साथ ही साथ प्लस 100 रुपए का खर्चा हुआ है यानी 19,800 रुपए आपने 20,000 के ऋण पत्रों को क्रय करने पर खर्च किए हैं। इसका मतलब 200 रुपए का लाभ हुआ है। तो जर्नल प्रविष्टि जो होगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। तो अगली प्रविष्टि कुछ आपके सामने इस प्रकार से है। 12% डिबेंचर में लिखे जाएंगे 20,000, टू बैंक में लिखे जाएंगे 19,800 जिसमें 19,700 रुपए आप डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं और 100 रुपए के जो खर्चे हैं वो भी बैंक में शामिल कर दिए जाएंगे और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन आपको होगा
200 रुपए। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को साथ के साथ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सवाल में दी गई सूचना के अनुसार हमें 25,000 रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करना है और हमने 20,000 रुपए के ऋण पत्रों ओपन मार्केट से क्रय कर उनका शोधन कर दिया, लेकिन अभी भी 5,000 रुपए अंकित मूल्य के ऋण पत्र बचे हुए हैं। इनका लॉटरी के माध्यम से शोधन, लॉटरी से मतलब जो ऋण पत्रधारी शेष है उनके नाम की लॉटरी निकाली गई और जिनकी लॉटरी 5,000 मतलब जिनकी लॉटरी निकली है 5,000 के बराबर, उनका शोधन कर दिया गया। तो अब एंट्री क्या होगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 5,000 रुपए, और फिर इनको चुका दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपए। प्रावधानों का पालन करने के लिए आपने 15% राशि विनियोग की थी और 10% से आपने डीआरआर बनाया था। विनियोगों को तो आपने वसूल कर लिया, लेकिन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आज भी 2,500 रुपए से विद्यमान है। लेकिन अब ऋण पत्रों का शोधन हो चुका है, तो इस डीआरआर के शेष को सामान्य संचय अर्थात जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 2,500 रुपए। खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन को समझ लेने के बाद अब बात करते हैं परिवर्तन द्वारा शोधन। परिवर्तन द्वारा शोधन, जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि परिवर्तन द्वारा शोधन में ऋणपत्रधारी को नकद राशि ना देकर बल्कि पुराने ऋण पत्रों के बदले में नए ऋण पत्र या नए अंश दिए जाएंगे। ऋण पत्रों के शोधन के समय ऋण पत्रों का नकद राशि का भुगतान न करके बल्कि नए अंश या फिर नए ऋण पत्र देना परिवर्तन द्वारा शोधन कहलाता है। इन अंश या ऋण पत्रों को सममूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है, जिसकी निम्न प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल या न्यू डिबेंचर। लेकिन इससे पहले एक एंट्री आपको पहले से ही पता है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। वो शोधन के समय डिबेंचर अकाउंट को हम डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद ये वाली जर्नल प्रविष्टि आपको करनी है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल या डिबेंचर। लेकिन आपने देखा होगा कि ये अंश या ऋण पत्र मुख्य तौर पर सममूल्य प्रीमियम या बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। तो यदि प्रीमियम या बट्टे पर जारी किए जाएं तो क्या प्रविष्टि होगी, इसके लिए इस नोट को आप ध्यान दें। यदि अंश या ऋण पत्र प्रीमियम पर जारी किए गए हैं तो उपरोक्त प्रविष्टि में सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा, यानी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल या न्यू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और साथ ही साथ यदि नए ऋण पत्र बट्टे पर दिए गए हैं तो क्या प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर या न्यू डिबेंचर। तो इस तरीके से आपको जर्नल प्रविष्टि करनी है। साथ ही साथ कंपनी अधिनियम में एक विशेष प्रोविजन दिया गया है, उसको भी आप समझें, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण को समझने के लिए उसे बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। वो प्रोविजन क्या है, उस प्रावधान के अनुसार यदि आप ऋण पत्रों का शोधन परिवर्तन द्वारा कर रहे हैं तो नए अंशों की संख्या निकालते समय विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपने निर्गमन ऋण पत्रों का काय पर किया है, और स्पेशली यदि ऋण पत्रों का निर्गमन आपने बट्टे पर किया है, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के ऋण पत्र 90,000 रुपए में निर्गमित किए थे और अब आप उनका शोधन परिवर्तन द्वारा कर रहे हैं, तो नए अंश जो जारी आप करेंगे वो 90,000 से ज्यादा नहीं किए जा सकते। यानी इस प्रावधान के अनुसार आपने निर्गमन यदि बट्टे पर किया है, कंपनी ने निर्गमन यदि बट्टे पर किया है, तो परिवर्तन करते समय उस समय जो ऋण पत्रधारियों से वास्तविक राशि प्राप्त हुई थी उसे ध्यान में रखा जाएगा और उसी को ध्यान में रखकर अंशों की संख्या ज्ञात की जाएगी। उसकी बात करेंगे हम उदाहरण संख्या 32 में, उसे बताया गया है तो वहां बात करेंगे। अभी आइए शुरू करते हैं उदाहरण संख्या 31। अर्जुन प्लास्टिक लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के
1000, 15% ऋण पत्रों को 10 रुपए प्रति समता अंश में 2.50 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर 2.50 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर ऋण पत्रों को परिवर्तनीयता के आधार पर मोचित किया। इसके साथ ही कंपनी ने 500 ऋण पत्रों को भी मोचित किया। ये 500 ऋण पत्र जो हैं इनको तो नकद शोधन किया है, लेकिन ये जो 1000 ऋण पत्र हैं इन्हें प्रीमियम पर मोचित किया है। तो पहले आपको मतलब उन्हें जो अंश दिए हैं वो प्रीमियम पर दिए हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको पहले अंशों की संख्या निकाल लेनी चाहिए और अंश किस तरीके से जारी करेंगे वो भी देखें। लेकिन प्रथम प्रविष्टि हम कर सकते हैं जिसकी एंट्री होगी 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। एक बार फिर से सुने, 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, जो कि होगी 1000 गुणा 100, 1 लाख रुपए से। अब इन्हें जो अंश दिए गए हैं वो दिए गए हैं प्रीमियम पर। तो पहले एंट्री की बात करते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक बार फिर से सुने, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर यहां बात की जाए तो अंशों की संख्या किस तरीके से निकाली जाएगी वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले अंशों की संख्या निकालें, उसके बाद ही आप राशि को फिलअप करें। इसके लिए हमने एक वर्किंग नोट लगाया है। समतांश ऋणपत्रधारी को देय राशि, ऋणपत्रधारी को देय राशि कितनी है? 1 लाख। और एक अंश का जो मूल्य है वो कितना है? अगर एक अंश का मूल्य देखा जाए तो वो है 10 रुपए और साथ ही साथ 2 रुपए 50 पैसे प्रीमियम। तो आप इसमें भाग दे देंगे कितने का? 12.5 का आप इसमें भाग देंगे। और जब आप 12 रुपए 50 पैसे का इसमें भाग देते हैं तो अंशों की संख्या आती है 8000 अंश। तो अब किस तरीके से एंट्री में अमाउंट भरा जाएगा? यहां डिबेंचर होल्डर आपने 1 लाख से क्रेडिट किया है तो इसमें आप डेबिट करेंगे 1 लाख। साथ ही साथ इक्विटी शेयर कैपिटल में आप भरेंगे 8000 गुणा 10 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप भरेंगे 8000 गुणा 2.5। तो ये रकम हो जाएगी 80,000 और साथ ही साथ 20,000। और यहाँ नरेशन में भी अंशों की संख्या को 8000 कर लीजिएगा, 800 गलत छपा हुआ है। अब अगर बात की जाए तो ये तो बात हुई परिवर्तन द्वारा शोधन की, लेकिन साथ ही साथ हमें 500 ऋण पत्रों का और शोधन करना है जो कि सामान्यतः नगद राशि का भुगतान करके किया जाएगा। तो उसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और ये रकम होगी 50,000 रुपए। 500 को 100 से गुणा करने पर ये रकम आती है 50,000 और इसे चुका दीजिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 रुपए। इसके बाद अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 32 की। इसमें बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है, उस पर ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल 2013 को एक कंपनी ने 100 रुपए प्रति दर से 10,000 9% ऋण पत्र 92 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए। यानी एक ऋण पत्र पर 8 रुपए का बट्टा है। निर्गमन की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2016 से प्रतिवर्ष 2000 ऋण पत्रों का मोचन 20 रुपए प्रति अंश की दर से समता अंशों में परिवर्तित करके अथवा एक मुश्त ड्रॉ द्वारा तय किए गए विकल्प के अनुरूप किया जाएगा। 31 मार्च 2016 को कंपनी ने 2000 9% ऋण पत्रों का मोचन समता अंशों में परिवर्तन द्वारा किया और यह समता अंशों ने 20 रुपए प्रति अंश पर दिया गया। लेकिन इस सवाल को समझने से पहले आपको कंपनी अधिनियम का एक विशेष प्रावधान समझना होगा जो कि ऋण पत्रों के परिवर्तन द्वारा शोधन पर लागू होता है। और वो क्या है? जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि यदि आप ऋण पत्रों का शोधन परिवर्तन द्वारा कर रहे हैं और आपने उन ऋण पत्रों को बट्टे पर जारी किया था, जैसे कि इस प्रश्न में हमने इन ऋण पत्रों को 8 रुपए बट्टे पर जारी किया है और अब हम इनका शोधन
परिवर्तन द्वारा कर रहे हैं तो परिवर्तन करते समय जब अंशों की संख्या या अंशों की राशि का निर्धारण किया जाएगा तो उस राशि को ध्यान में रखा जाएगा जो इन ऋण पत्रधारियों ने हमें चुकाई है। यानी मेरे कहने का मतलब है 2000 ऋण पत्र हैं और 2000 ऋण पत्र को जब आप 92 से गुणा करते हैं, क्योंकि आपने इन्हें 92 रुपए प्रति ऋण पत्र पर ही जारी किया था, तो ये रकम आती है 1,84,000। इसका मतलब इन अंशों का जब निर्गमन किया जाएगा, परिवर्तन द्वारा जब शोधन किया जाएगा, तो इन ऋण पत्रधारियों को 2 लाख रुपए के ऋण पत्र ना देकर 1,84,000 के ही ऋण पत्र दिए जाएंगे, क्योंकि कंपनी अधिनियम ये कहता है कि यदि ऋण पत्रों का शोधन परिवर्तन द्वारा किया जा रहा है और उन्हें परिवर्तन में अंश दिए जा रहे हैं तो उन्हें अंश उतने ही मूल्य के दिए जाएंगे जितना ऋण पत्रधारियों से निर्गमन के समय वसूल किया गया था। तो यहां अगर बात की जाए तो अब प्रथम प्रविष्टि कैसे होगी वो देखें। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर में लिखे जाएंगे 1,84,000, जबकि 9% डिबेंचर में जो लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे आपके 2 लाख रुपए और 16,000 रुपए से क्रेडिट किया जाएगा नए प्रावधानों के अनुसार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, उसका कारण बता दें। आपकी पाठ्यपुस्तक में यहां पर डिस्काउंट और स्टेटमेंट दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन अब जो नए प्रोविजन आए हैं बट्टे के, उसके अनुसार यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही आना चाहिए। क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि बट्टे को आप पहले ही स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से अपलिखित कर चुके हैं, इसलिए डिस्काउंट नाम का तो आपकी खाता पुस्तकों में कोई खाता खुला हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप उसे किससे अपलिखित कर चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो यहां पर पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ही क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो अब जरा एंट्री देखें। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये एंट्री उस विशेष प्रोविजन के कारण हुई है जो अभी आपको समझाया गया है, क्योंकि इन 2000 ऋण पत्रधारियों से हमें 1,84,000 निर्गमन के समय प्राप्त हुए हैं, तो अभी इन्हें जो नए अंश दिए जाएंगे वो भी 1,84,000 के ही दिए जाएंगे। तो यहां अगर बात की जाए तो डिबेंचर में तो लिखे जाएंगे पूरे 2 लाख, डिबेंचर होल्डर में लिखे जाएंगे 1,84,000 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 16,000। जरा इस पर ध्यान दे लीजिएगा, ये सॉल्यूशन पाठ्य पुस्तक में भी यहां पर डिस्काउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिखे हुए हैं, वो पुराने प्रोविजन के अनुसार सॉल्यूशन है। अगर नया प्रोविजन देखा जाए तो यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही पूरा आएगा, क्योंकि आप डिस्काउंट को निर्गमन वाले वर्ष में ही अपलिखित कर चुके होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री जो होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अंशों की संख्या किस तरीके से निकाली जाएगी, अंशों की संख्या निकालने हेतु ये वर्किंग नोट हमने तैयार किया है 1,84,000 भाग 20, क्योंकि एक समतांश हम इन्हें 20 रुपए पर दे रहे हैं और एक अंश का अंकित मूल्य भी 20 रुपए ही है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9,200 अंश। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल वापस से 1,84,000 ही आएगा, क्योंकि जब आप 9,200 को 20 से गुणा करते हैं तो ये 1,84,000 रुपए ही आता है। अब अगर यहां बात की जाए तो उस विशेष प्रोविजन का भी आप नोट लगाएं। यदि ऋण पत्रों का शोधन परिवर्तन द्वारा किया जा रहा है तो परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया गया है, जैसा कि इस प्रश्न में है, तो नए अंशों की संख्या ज्ञात करते समय ऋण पत्रधारियों से वास्तविक प्राप्त राशि, जो कि इस प्रश्न में है 1,84,000 को ही आधार बनाया जाता है। यानी कि हमने जब अंशों की संख्या निकाली है तो हमने भाग 1,84,000 में दिया है। इसी कारण इस एंट्री में यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया है, क्योंकि कंपनी ने पहले घाटा मानते हुए उसे डेबिट किया था, लेकिन अब वो नुकसान नहीं रहेगा, क्योंकि 2 लाख के बदले में आप 1,84,000 ही चुकाएंगे, तो इसे प्रॉफिट के रूप में अब क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात करना चाहेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतिम उदाहरण की। एलसीएम लिमिटेड ने अपने 500 रुपए प्रत्येक के 10,09% ऋण पत्रों को 480 रुपए
प्रत्येक ऋण पत्र दर पर निरसन के लिए क्रय किया, आवश्यक रोजनामच्या प्रविष्टियां दीजिए। सिंपल सा सवाल है, बस अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है। 9%, इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि एक ऋण पत्र पर 20 रुपए का लाभ हुआ है और ऋण पत्र कितने हैं 10 लाख, और 10 लाख को जब आप 20 से गुणा करते हैं तो लाभ की राशि होगी 2 करोड़ रुपए और क्रय की राशि होगी 48 करोड़ रुपए। तो एंट्री होगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक बार फिर से सुने, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। 9% डिबेंचर में लिखा जाएगा 50 करोड़ रुपए। किस तरीके से लिखे गए हैं ये? 10 लाख इंटू 500, जबकि बैंक में लिखा जाएगा 48 करोड़ रुपए और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन में लिखा जाएगा 2 करोड़ रुपए। यहां लिखा जाएगा 10 लाख इंटू 480 और यहां लिखा जाएगा 10 लाख इंटू 20। जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन हुआ है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और रकम होगी 2 करोड़ रुपए। इसी के साथ आपका उदाहरण संख्या 33 पूरा होता है। साथ ही साथ इस पाठ के सभी उदाहरण हमने हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अंकित प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।